नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। सो लास्ट लेक्चर में हमने देखा इम्यून सिस्टम के दो टाइप के बारे में, इनेट इम्यून सिस्टम एंड एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम। ये टाइम हम लोग सीखने वाले एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम के बारे में। सो एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम वर्क कैसे करती है, एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम को कौन रन करता है, वगैरह वगैरह। सो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम को रन करने वाले फैक्टर्स से। सो एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम के अंदर बेसिकली ब्लड के सेल्स, मेजरली ब्लड के अंदर के लिम्फोसाइट्स जिन्हें बोलते हैं, लिम्फोसाइट्स का मेजर रोल है। एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम बेसिकली सेल के ऊपर डिपेंडेंट है। इसके अंदर दो टाइप के सेल वर्क करते हैं जिन्हें हम लिम्फोसाइट्स कहते हैं। सो सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम के अंदर लिम्फोसाइट सेल्स के दो टाइप है, एक है बी लिम्फोसाइट, दूसरा है टी लिम्फोसाइट। बेसिकली लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द स्टेम सेल्स। लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन सिंथेसिस स्टेम सेल से होता है। जब बेबी फॉर्म होता है तो वो स्टेम सेल से बी साइट लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन होता है। आगे जाकर उनका प्रोडक्शन बोन मैरो में होने लगता है, दोनों भी लिम्फोसाइट्स का। बस उनका मैचुरेशन का सेक्शन या फिर मैचुरेशन का प्लेस अलग अलग होने की वजह से दो टाइप के हमें लिम्फोसाइट्स मिलते हैं। बी लिम्फोसाइट बेसिकली मैच्योर्स इन बोन मैरो इटसेल्फ, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज बी लिम्फोसाइट्स। बोन मैरो के अंदर मैचुरेशन होने वाले लिम्फोसाइट, that's why it is called as a B lymphocyte. And T lymphocytes are matured in a thymus. मतलब कि बोन मैरो, बेसिकली बोन मैरो कहाँ पे प्रेजेंट है ज्यादा, तो अपने जो बड़े वाले बोन्स है बॉडी के बोन्स के अंदर बोन मैरो प्रेजेंट है, मेनली लेग्स वाले रीजन। सो लेग्स वाले रीजन के बोन मैरो से निकल के वो थाइमस के अंदर जाकर मैचुरेशन होता है, उसका मैचुरेशन होता है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज द T lymphocytes. तो ये दोनों लिम्फोसाइट्स दो अलग अलग सिस्टम रन करते हैं। उनके दो अलग अलग सिस्टम कौन सा, तो बी लिम्फोसाइट्स मिलके एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम को रन करते हैं और टी लिम्फोसाइट सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम को रन करते हैं। सो हम लोग दोनों के बारे में सीखने वाले, दोनों वर्क कैसे करते हैं, दोनों सिस्टम के अंदर क्या डिफरेंस है, उसको हमें देखना है। So first of all, we start with the T lymphocyte or cell-mediated immune system or cell-mediated immune response. So basically इसके अंदर T lymphocytes के different types of cells present है। Different types of cells मैंने ऐसे इसलिए कहा क्योंकि इसके अंदर चार टाइप के सेल है जो चार अलग अलग टाइप के फंक्शन करते हैं। उनका फंक्शनिंग अलग अलग है और वो फंक्शनिंग के अकॉर्डिंग उन T lymphocytes को चार अलग अलग नाम दिए गए हैं, अलग अलग उनके वर्किंग के हिसाब से उनको डिवाइड किया है। तो देखते हैं टी लिम्फोसाइट्स के चार अलग अलग टाइप के सेल्स। ये चार अलग अलग टाइप के सेल्स कौन से, तो टी हेल्पर टी सेल, बाद में किलर टी सेल या फिर साइटोटॉक्सिक टी सेल, थर्ड वन इज सप्रेसर टी सेल एंड फोर्थ वन इज मेमोरी टी सेल। अभी इसके नाम के अकॉर्डिंग उनका फंक्शन है। हेल्पर टी सेल जो कि हेल्प करता है किलर टी सेल और साइटोटॉक्सिक टी सेल को बुलाने के लिए और उनको किलिंग का मैकेनिज्म देने के लिए। सप्रेसर टी सेल एंटायर एक्शन को सप्रेस करने के लिए, मतलब जो भी एंटीजन के अगेंस्ट जो एक्शन चालू था, जब भी एंटीजन के अगेंस्ट किलिंग का एक्शन चालू था, उसको कम करने के लिए, उसको सप्रेस करने के लिए सप्रेसर टी सेल। एंड मेमोरी टी सेल जो भी एक्शन हुआ, जो भी रिएक्शन एंटीजन के अगेंस्ट हुआ, उसको वो मैकेनिज्म को स्टोर करने के लिए मेमोरी टी सेल। सो बेसिकली एक्शन में हेल्पर टी सेल का मेन रोल है। हेल्पर टी सेल क्या करती है, सो हेल्पर टी सेल कैसे काम करता है, सो अगर ये समझो एंटीजन उसे डिटेक्ट हुआ, बॉडी में एंटर किया गया एंटीजन, अगर टी हेल्पर सेल को डिटेक्ट होता है तो टी हेल्पर सेल लिम्फोकाइन्स प्रोड्यूस करना चालू कर देती है। Lymphokines are some chemical signal molecules, chemical signaling molecules जो बाकी के टी सेल को, यानी कि किलर टी सेल को, बाकी के हेल्पर टी सेल को और साथ साथ बी सेल और फैगोसाइटिक सेल, ये सबको सिग्नल देते हैं कि यहाँ पे एंटीजन डिटेक्ट हुआ है। तो इसे सेंस करके बाकी के सेल्स वहां पे पहुंच जाते हैं और बाकी के एंटीजन जो भी बचे हैं उनको किल करने के लिए मैकेनिज्म अपना किल करने के लिए स्टार्ट कर देते हैं। सो
हेल्पर टी सेल फर्स्ट डिटेक्शन करता है एंटीजन का, और एंटीजन को बाइंड करता है स्पेसिफिक रिसेप्टर से। एंटीजन के बॉडी के ऊपर अगर कोई भी स्पेसिफिक रिसेप्टर रहा तो उसके अकॉर्डिंग वो रिसेप्टर अपने हेल्पर टी सेल के सेल के ऊपर प्रोड्यूस करके वो सेल को एंटीजन को बाइंड कर देता है। बाइंड करने के बाद वो केमिकल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स यानी कि लिम्फोकाइन्स प्रोड्यूस करने लगता है। लिम्फोकाइन्स दूसरे सेल्स को बुलाता है, दूसरे सेल्स के अंदर साइटोटॉक्सिक टी सेल्स है, हेल्पर टी सेल्स है, उसके साथ साथ बी सेल्स एंड फैगोसाइटिक सेल। ये जो सेल्स बाकी के एंटीजन्स को, बाकी के पार्टिकल्स को, सेल्स को जो भी अंदर आया है उनको किलिंग के लिए उन्हें बुला देता है। सो अभी नेक्स्ट वन इज किलर टी सेल। तो एक्शन के बाद डायरेक्टली नाम के ऊपर किलर टी सेल या फिर साइटोटॉक्सिक टी सेल कि ये सेल्स बेसिकली एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए बने। वो डायरेक्टली एंटीजन को एंगल्फ करके उसके अंदर लेके उन्हें किल कर देते हैं, उनको सेपरेट कर देते हैं, उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं। एक तो ये एक्शन होता है, उसके बाद दूसरा एक एक्शन होता है कि वो सिग्नल मॉलिक्यूल्स और दूसरे सिग्नल मॉलिक्यूल्स सीक्रेट करते हैं, जिससे कि फैगोसाइटिक सेल भी अट्रैक्ट होते हैं और एंटीजन जो भी वहां पे एंटर हुआ है उसको डायरेक्टली किल करने का मैकेनिज्म वहां पे स्टार्ट हो जाता है। सो नेक्स्ट वन इज सप्रेसर टी सेल। अभी जहां पे ये एंटीजन का रिस्पांस चालू है, फिर एंटीजन के अगेंस्ट ये एक्शन चालू है, वहां पे ये सब सेल्स जमा हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे सब सेल्स का इकट्ठा होना चालू है, एक्शन चालू है, हीलिंग चालू है। तो जब भी एंटीजन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होता है, कंप्लीटली वैनिश होता है, तो ये सप्रेसर टी सेल अभी ये सभी सेल्स को अपनी अपनी जगह पे लौटने के लिए या फिर वो पूरा एरिया क्लियर करने के लिए सप्रेसर टी सेल मदद करता है। फिर सप्रेसर टी सेल सब सेल्स को वापस अपने अपनी जगह पे भेज देता है, और ये एक्शन को स्टोर करने का काम मेमोरी टी सेल्स। अभी ये सिंपल नहीं है कि एक्शन को मतलब वीडियो रिकॉर्ड वगैरह करके नहीं रखता। तो मेमोरी टी सेल क्या करता है, एंटीजन का कोई भी एक टुकड़ा है, फिर एंटीजन का कोई भी एक पार्ट जो कि उसकी आइडेंटिटी है, उसको मेमोरी टी सेल स्टोर कर देता है। यानी कि जब भी दोबारा मेमोरी टी सेल जब भी एंटीजन अंदर आए और एंटीजन का डिटेक्शन हो और मेमोरी टी सेल ने अगर उसका पार्ट स्टोर किया है और उसे समझ में आए कि हाँ, मेमोरी टी सेल को समझ में आता है कि ये पहले भी आ चुका है, तो मेमोरी टी सेल डायरेक्टली किलर टी सेल को सिग्नल करता है और किलर टी सेल डायरेक्टली आकर एंटीजन को सेम रिस्पॉन्स, सेम एक्शन चालू कर देता है किलिंग का। सो इस तरह से ये सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम काम करता है। इसके अंदर 4 सेल्स के बारे में हमने पढ़ा। हेल्पर टी सेल जो कि मेजर रोल कर रहा था, किलर टी सेल, सप्रेसर टी सेल एंड मेमोरी टी सेल। हेल्पर टी सेल ने एंटीजन को बाइंड करके केमिकल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स एमिट किए, सीक्रेट किए। वो बेसिकली थे लिम्फोकाइन सिग्नल मॉलिक्यूल्स। सो लिम्फोकाइन सिग्नल मॉलिक्यूल्स ने किलर टी सेल, बाकी के हेल्पर टी सेल को, बी सेल को और फैगोसाइटिक सेल्स को इकट्ठा किया। किलर टी सेल ने बाद में एक्शन लिया, बाकी के सेल ने एंटीजन के ऊपर एक्शन लिया, एंटीजन को डिस्ट्रॉय किया। डिस्ट्रॉय करने के बाद एंटायर एंटीजन जब भी वैनिश होते हैं तो सप्रेसर टी सेल वो एरिया को क्लियर कर देता है और एंटीजन का एक छोटा सा टुकड़ा जो कि एंटीजन का आइडेंटिटी है वो मेमोरी टी सेल स्टोर कर देता है, ताकि जब नेक्स्ट टाइम अगर वो एंटीजन अपने बॉडी के अंदर आ रहा है तो डायरेक्टली मेमोरी टी सेल किलर टी सेल को सिग्नल कर सके और किलर टी सेल को बुलाकर सेम एक्शन क्रिएट कर सके। सो ये है सेल मेडिएटेड इम्यून। सो नेक्स्ट एक्शन इज एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून रिस्पांस, जो कि क्रिएट करता है बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट का एक्शन थोड़ा सा सिंपल है। बी लिम्फोसाइट डायरेक्टली एंटीजन से प्रोमोट होकर या फिर एंटीजन को बाइंड करके या फिर टी हेल्पर सेल ने जो सिग्नल्स दिए उसके अकॉर्डिंग उसका एक्टिवेशन होता है। सो बी लिम्फोसाइट्स के अंदर एक्टिवेशन होने के बाद बी लिम्फोसाइट मल्टीप्लाई होना चालू कर देते हैं। बी लिम्फोसाइट्स का नंबर खुद का रेप्लिकेशन करके बढ़ाना चालू कर देते हैं और बेसिकली उसके अंदर प्लाज्मा सेल्स एंड बी लिम्फोसाइट्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। बी लिम्फोसाइट जो प्लाज्मा सेल्स को मल्टीप्लाई करने के बाद प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना चालू कर देते हैं। ये एंटीबॉडीज ब्लड में और लिम्फ में दोनों जगह, दोनों माध्यम से, दोनों मीडियम से बॉडी के अंदर सर्कुलेट होना चालू होते हैं। मतलब कि अगर बॉडी के अंदर और कहीं से भी एंटीजन एंटर हुआ है
तो उसे डिटेक्ट करने के लिए, उसे बाइंड करने के लिए ये एंटीबॉडीज वहां पे प्रेजेंट होते हैं। सो एंटीबॉडीज आइदर फ्रीली सस्पेंडेड होते हैं ब्लड के अंदर, लिम्फ के अंदर, या तो वो कोई भी बी सेल के ऊपर या फिर बी लिम्फोसाइट के ऊपर बाइंड होते हैं। तो दोनों टाइप के एंटीबॉडीज अगर एंटीजन को बाइंड होते हैं तो वो एक सिग्नल क्रिएट करते हैं, सिग्नल जनरेट करते हैं, जो कि बाकी के बी सेल्स को, बी लिम्फोसाइट्स को और फैगोसाइटिक सेल्स को बुलाने के लिए सिग्नल्स होते हैं, केमिकल सिग्नल्स। जो एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन तीन टाइप के फॉर्म, तीन फॉर्म्स के अंदर होता है। सो एंटीजन बेसिकली बाहर से आ रहा है, एंटीबॉडीज जो कि बी सेल ने, प्लाज्मा सेल्स ने प्रोड्यूस किया है, प्लाज्मा सेल्स ने प्रोड्यूस किया एंटीबॉडीज ब्लड के अंदर, लिम्फ के अंदर सर्कुलेट हो रहा है नॉर्मली। सो वो भी एंटीबॉडीज अगर एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं तो उनका रिएक्शन तीन टाइप के, तीन फॉर्म के अंदर होता है। सो फर्स्ट वन इज अग्लूटिनेशन। तो अग्लूटिनेशन रिएक्शन के अंदर एंटीजन और एंटीबॉडी मिलकर क्लॉट फॉर्मेशन करते हैं। क्लॉट फॉर्मेशन यानी कि एंटीजन और एंटीबॉडी का बाइंडिंग होके एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस या फिर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। सो वो क्लॉट फॉर्मेशन दूसरे बी सेल्स को और फैगोसाइटिक सेल्स को प्रमोट करता है आकर उन्हें इंगल्फ करने के लिए। सो ये कॉम्प्लेक्स बाद में फैगोसाइटिक सेल्स डायरेक्टली इंगल्फ कर देते हैं। सो ये था अग्लूटिनेशन रिएक्शन। सेकेंड वन इज ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन के अंदर होता है ऐसा है कि एंटीजन अगर कोई बैक्टीरियल सेल हो तो वो बैक्टीरियल सेल के ऊपर पूरे एंटीबॉडीज बाइंड करते हैं और बाइंड करते ही वो सिग्नल करते हैं दूसरे फैगोसाइटिक सेल को। सो फैगोसाइटिक सेल आकर वो सेल की बैक्टीरियल सेल को या फिर एंटीजन सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए खुद का मैकेनिज्म अपना बना देते हैं। सो थर्ड वन इज न्यूट्रलाइजेशन। थर्ड वन इज न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि डायरेक्टली ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुआ है, न्यूट्रलाइजेशन। सो थर्ड वन इज न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि जो बैक्टीरियल सेल या फिर एंटीजन से अपने बॉडी के अंदर आया था, और अगर उन्होंने कोई टॉक्सिन या फिर टॉक्सिक सब्सटेंसेस क्रिएट किए, सीक्रेट किए, तो वो टॉक्सिन्स को, टॉक्सिक सब्सटेंसेस को न्यूट्रलाइज करने का काम ये एंटीबॉडीज करते हैं। तो वो रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। बेसिकली हमने तीन टाइप की रिएक्शन देखे, एग्लूटिनेशन रिएक्शन, ऑप्सोनाइजेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन। अग्लूटिनेशन के अंदर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होकर क्लॉट फॉर्मेशन हो रहा था, जैसे अपना ब्लड का होता है। सो ब्लड के अंदर, ब्लड जब भी दूसरे ब्लड के साथ मिक्स होता है फिर दूसरा बाहर फ्री छोड़ देते हैं तो ब्लड के गुठली बनने लगती है, क्लॉट फॉर्मेशन होता है। वैसे रिएक्शन हमें एंटीजन एंटीबॉडी का दिखता है। सो नेक्स्ट वन इज ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन के अंदर सेल्स अगर प्रेजेंट होगी, बैक्टीरियल सेल अगर एंटीजन की तरफ, मतलब एंटीजन अगर बैक्टीरियल सेल होगा तो वो सेल के ऊपर एंटीबॉडीज कंप्लीटली बाउंड होते हैं और फैगोसाइटिक सेल को अब सिग्नल भेजते कि उस सेल को आकर बाइंड करे और इंगल्फ करे। लास्ट वन इज न्यूट्रलाइजेशन। अगर टॉक्सिन या फिर टॉक्सिक सब्सटेंसेस सीक्रेट किए गए अपने बॉडी के अंदर तो वो टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करने का काम ये एंटीबॉडीज करते हैं। सो ये सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट और एक सेल है जिसे बोलते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। सो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या है? तो उसके नाम में ही है एंटीजन को प्रेजेंट करने वाला सेल। सो बेसिकली इसका रोल दोनों टाइप के सेल रिस्पॉन्सेस के अंदर, मतलब कि सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर भी और एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर भी उसका एक्शन, उसका मेन रोल है। तो ये कैसे परफॉर्म होते हैं, तो ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या करता है? तो समझो एक बार एंटीजन अपने बॉडी के अंदर एंटर हुआ तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल यानी कि एक स्पेशल टाइप का सेल है जो उससे बाइंड करता है अगर एंटीजन अपने बॉडी के अंदर आया है तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल उसे एंगल्फ करने के लिए एक अमीबॉइड एक्शन की जैसे पैगोसाइटिक एक्शन की जैसे उसे एंगल्फ करेगा। एंगल्फ करने के बाद वो उन्हें लाइसोसोम्स के साथ, लाइसोसोम्स के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं जो ये सेल को या फिर ये एंटीजन को
किल करने के लिए, ब्रेक करने के लिए बने रहते हैं। तो लाइसोसोम्स को उसके साथ मिक्स करेगा और लाइसोसोम्स उसे जो भी एंटीजन अंदर आया है उसे किल करके या फिर ब्रेक करके उसका एक पार्ट या फिर कोई भी एक आइडेंटिटी उसका जाके सरफेस के ऊपर प्रेजेंट कर देंगे। अभी एंटीजन का एक छोटा सा पार्ट ये सेल ने अपने सेल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट किया है, जो कि इंडिकेशन है कि अपने बॉडी के अंदर एंटीजन आ चुका है और ये सेल ने उसे आइडेंटिफाई करके उसने उसे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की तरह वहां पे सरफेस के ऊपर बाइंड करके, मतलब सरफेस के ऊपर प्रेजेंट कर दे, इसीलिए उसे बोलते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। और इसका दूसरे सेल्स के साथ रिएक्शन कैसे होता है? अभी जो भी सेल उसके कांटेक्ट में आएगा, टी सेल या बी सेल, हेल्पर टी सेल या फिर बी सेल, वो एंटीजन के पार्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, डिटेक्ट करेंगे। अटैच होने के बाद उन्हें पता चलेगा कि ये एंटीजन का पार्ट है, तो वो अपना रेगुलर रिस्पॉन्सेस, मतलब कि अगर टी सेल हुआ तो वो लिम्फोकाइन सीक्रेट करने लगेंगे, बी सेल हुआ तो वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने लगेंगे। तो ऐसे रिएक्शन आगे स्टार्ट हो जाता है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल फर्स्ट एक्शन लेता है, एंटीजन को बाइंड करके, ब्रेक करके उसका पार्ट सरफेस के ऊपर सरफेस के ऊपर प्रेजेंट करके। सो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ऐसे मेन फंक्शन करता है दोनों सिस्टम के अंदर। सो बेसिकली हमने दोनों टाइप के एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन देखे, या फिर एंटीजन के अगेंस्ट दोनों एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम की रिएक्शन देखे। एक था एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून रिस्पांस और दूसरा था सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पांस। दोनों रिएक्शन के अंदर अगर गौर करें तो वो रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप था एंटीजन को बाइंड करके उसे आइडेंटिफाई करना, यानी कि उसे पहचानना कि वो एंटीजन है। मतलब मगर मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं कि वो अपने ये फर्स्ट स्टेप को चकमा देके निकल जाते हैं, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, कि वो आइडेंटिफाई नहीं होते या फिर वो ऐसा कुछ मैकेनिज्म क्रिएट कर देते हैं ताकि अपने एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल या फिर टी हेल्पर टी सेल उन्हें बाइंड ही ना कर सके। मतलब कि अपने सराउंडिंग में एक सिस फॉर्मेशन करना। सिस फॉर्मेशन मतलब क्या? तो अपनी बैक्टीरियल सेल अगर होगा तो वो अपने सेल के ऊपर एक कवरिंग फॉर्मेशन करेगा जिससे अपने सेल्स उसे बाइंड ही ना कर सके। अगर बाइंडिंग नहीं होगा तो आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा, आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा तो आगे का रिएक्शन जनरेट नहीं हो पाएगा। सो इस टाइम पे वो बैक्टीरिया या फिर एंटीजन इन्फेक्शन करने के लिए फ्री है। अपना इम्यून रिस्पॉन्स, अपना इम्यून सिस्टम उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा है, अपना इम्यून सिस्टम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर ये वायरसेस ऐसे होते हैं कि वो अपने इम्यून सिस्टम को डिटेक्ट ही नहीं कर पाते। सो वैक्सीन्स आर सेफ टू यूज। वैक्सीन्स का यूज करना बहुत ही सेफ है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग वैक्सीन मतलब क्या डाल रहे हैं? तो एंटीजन ही अपने बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर, हालांकि वो एंटीजन इनएक्टिवेटेड फॉर्म में, डेड फॉर्मेट में, और वो इन्फेक्शन कॉज नहीं कर सकता। सो ऐसी वैक्सीनेशन में बहुत सारी डिसीज जिसका अगर मेडिसिन हम लोग की बात करें तो उनके ऊपर मेडिसिन नहीं है, लेकिन वैक्सीनेशन की मदद से हम लोग को क्लियर कर सकते हैं या फिर उसको क्योर कर सकते हैं। सो एंटीजन ही बॉडी के अंदर इंसर्ट करना इज द वैक्सीन। सो ये सेफ क्यों है? कैसे सेफ होता है? ये इसका मतलब, इसका अगर एक्सप्लेनेशन किया जाए, अगर देखा जाए तो वैक्सीनेशन के अंदर अपना एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम खुद वर्क करता है, खुद एक्शन लेता है, खुद अपना इम्यून सिस्टम ये इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। सो उसके अंदर बॉडी को मेहनत करनी पड़ती है एंटीजन से लड़ने के लिए। सो बॉडी खुद अपनी इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करके एंटीजन के अगेंस्ट वो मैकेनिज्म बना के स्टोर कर रही है, यानी कि बॉडी का ही मेहनत है, बॉडी का ही कुछ सब कुछ यूज हो रहा है। और इसीलिए ये सेफ है, क्योंकि अगर हम लोग बॉडी को जो बना बनाए वैक्सीन, बने बनाए मेडिसिन की अगर आदत लगा देते हैं तो बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करने में डिले कर देती है। बॉडी की इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून सिस्टम वीक हो जाती है, उसके हम लोग बोल सकते हैं कि उसकी इम्यून सिस्टम वीक हो जाती है, क्योंकि वो इम्यून रिस्पॉन्स जैसे रिएक्ट होना चाहिए फास्ट वैसे रिएक्शन नहीं दिखाता। सो वैक्सीनेशन के अंदर वो इम्यून सिस्टम को हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं,
हर एक एंटीजन के लिए, हर एक टाइप के वायरसेस के लिए, बैक्टीरिया के लिए अगर हम लोग वैक्सीनेशन क्रिएट करें तो हर एक इन्फेक्शन के अगेंस्ट अपने पास ऑलरेडी वैक्सीन प्रेजेंट रहेगा और वो अपने बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट रहेगा कि बॉडी ही अपनी उसके अगेंस्ट रिएक्शन कर पाएगी और हमें कोई भी मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो इसीलिए वैक्सीनेशन इज अ सेफ।